हमारी क्लास कुछ उजड़ी सी है यहाँ, पूरी सफरी भरी हुई है। क्या बस उसे काफी कमी रहती है। वहाँ भी कमी है काफी। हाँ शायद वहीं पर चोट लगी कल। बहुत छोटी सी बदतमीजी लोग करते हैं और कितना खतरनाक नतीजा निकल सकता है। अल्लाह ने बचा लिया। फिर भी वो जो इनकी डिस्पेंसरी है उसके ऊपर फट्टा रख के तो लाउड स्पीकर बड़ा भारी, वो एक मन का होगा, वो ऊपर रखा हुआ, और बस हिले कोई हाथ लग जाए तो गिरने का खतरा। कल ये वापस आ रहे थे बंद करके तो या समेटने के लिए गए हैं तो वो ऊपर से गिरा है, और ये शुक्र है दूसरे बच्चे मरीज वगैरह थे उनको कुछ नहीं हुआ, और इसका भी सर बच गया, कंधे पे पड़ा है वो गिरते गिरते। बहुत बुरा हाल था। हाँ मगर आपने दिया ना आर्मी का बेलाडोना में ला के रहा एक्वेनाइट। हाँ तो उसकी वजह से निराश तो नहीं होगी अब बिल्कुल। हाँ वो हड्डी जहाँ है वहाँ उसके करीब होगी, उसके लिए वो हाइपेरिकम वाला उसका दें हमको दे दिया। ठीक है हाँ और जान बच गई अलग से उससे। और इधर मरीज़ा हैं हमारी। क्या हुआ आपको? हाथ कट गया था? ठीक हो गया। हाँ अच्छा मगर आप तो बड़ा सख्त डर जाती हैं, बुरा हाल हो गया होगा। नहीं वो रक्त तक चला गया था ना, तो फिर उसकी सूजन यहाँ तक चली गई थी। वही मैं समझ गया हूँ, बहुत ही खतरनाक हालात हो गए फिर। अच्छा शुक्र मुबारक हो, आपकी किताब बड़ी अच्छी निकल आई है माशाल्लाह। फर्क भी नहीं आई आज, वो किताब में तुम हुआ हो, लोग मुझसे मांग रहे हैं इनको भी भेजना लिख के। हाँ आपको मिली है किताब? जिन्होंने काम किया है आपकी टीम ने उनका नाम दे दें, जिन्होंने आखिरी, असल तो मेजर काम तो फर्क ने किया अकेली ने, मगर जो आखिरी हिस्सा है उसमें आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। आ गए? शुक्र है। हाँ ये ठीक है। क्या दुनिया तो बहुत बेताब हो रही है किताब के लिए, इतने लंबे क्यों थे उस दिन की किताब के लिए। अब पता किया कितनी डिलीवरी हुई उनके पास? जो रात को 100 वो लेके आए थे, तो उन्होंने 60 स्टॉल पे खवाई है और 40 मुझे दिए। अच्छा रात को शम्मा साहब लेके आए, फिर उसी वही किताबें रख रहे थे तो लेट हो गए। हाँ अच्छा 10:30 करीब आए थे। अच्छा नहीं मुजफ्फर से पूछो ना को फौरी दिलवाएं, ताकि हम लोग अभी जा रहे हैं तो जमातों को भेज देते हैं। जर्मनी वाले बेहद पूछ रहे थे, कहते थे हमें तो मुश्किल पड़ी हुई है, क्योंकि वो चाहते हैं अब हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, भैया इसके हर दफ़ा ख़त लिखने पड़े। और अच्छी छप गई है माशाल्लाह। हाँ डिसेंट छपी है। हैं देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा शुरू करें फिर आज सबक। क्या पढ़ा रहा था मैं आपको? पस्तिला अभी जारी थी? ठीक है। मैं मुकाबला कर रहा था गालिबन पस्तिला का दूसरी दवाओं से पहचान के लिहाज से। क्यों जी? ठीक है। थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं फिर। मुंह और मैदे की इलामतें किस वक्त ज़्यादा खतर बुरी होती हैं? सुबह के वक्त, बिल्कुल ठीक है। और ज़हनी इलामतें शाम के वक्त और रात के वक्त, ज़्यादा शाम के वक्त। और खांसी सुबह बलगमी होने की वजह से लूज होती है, तकलीफ इतनी देती और उखड़ती जाती है आराम से, और जब खुश्क हो जाए तो शाम को फिर ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। और नज़ले से अमूमन जब यह जम जाए तो फिर जर्द रंग का गाढ़ा डिस्चार्ज, और वो काफ़ी लंबा सा चलता है, वो ख़त्म होने भी नहीं आता, उससे थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है नाक से। इस तरह नाक से भी खून और मुंह से भी थोड़ा थोड़ा आता है बाज़ दफ़ा।
मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में अगर लेट और कम हो तो पस्तिला में बाज़ दफ़ा हल्के रंग के होते हैं निस्बतन। ये अलामत है कि लेट और पतले हैं, यानी खून की कमी है। पस्तिला से बंद हो जाता है फिर मेंसेस। याद रखना चाहिए, उससे घबराने की बात नहीं। बारहा मैंने देखा है वो 2-3 महीने गायब हो जाएंगे, इन दिनों में खून बिल्ड होगा। जब खून पूरा ठीक हो जाए फिर सही तरीके पर नॉर्मल मेंसेस शुरू हो जाते हैं। अगर वो ना हो, एनीमिया ना हो, तो फिर स्याह रंग के थोड़े से दाग लग के बंद हो जाते हैं। वो इसकी ऐसी खराबी है जिसका एनीमिया से ताल्लुक़ नहीं, और कम होना इसके अंदर शामिल है पुस्तिला में। तो कम हो तो 2 तरह के होंगे, या पतले और पानी मिला जुला, उस सूरत में ये बंद कर देगी, या ब्लैकिश और स्पॉट्स लगेंगे, उस सूरत में जारी कर देगी खून को। इसमें अगर जो कमर दर्द है उसमें मैंने बताया था ना, सख्त चीज़ पर सोने से आराम आता है, और बाद लोग उल्टा होके और अपने बच्चों से लितरवाती हैं औरतें। ये टिपिकल ख़ास इलामत है इसकी पस्तिला की। हे फीवर पस्तिला में आम मिलता है। नेट्रीम्योर इसका क्रॉनिक है, इसलिए हे फीवर में नेट्रीम्योर भी चोटी की दवा है। हे फीवर में पस्तिला और नेट्रीम्योर का एग्रेवेशन का फ़र्क ये है कि पस्तिला में शाम को एग्रेवेशन होती है हे फीवर की, और नेट्रीम्योर में सुबह 9 बजे के करीब ख़ास तौर पर, और फिर 12-1 बजे तक बढ़ के फिर ख़त्म हो जाती है। और पस्तिला में इस मामले में उलट है। ये आमतौर पर इसकी जो नज़लाती ख़राबियाँ हैं वो शुरू के पहले हिस्से में ज़्यादा होती हैं, शाम को जहनी और मिजाजी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। मगर हे फीवर में पस्तिला शाम को बढ़ती है बजाय सुबह के, नेट्रीम्योर सुबह को। सोने में दिक्कत पैदा होती है, यानी नींद उड़ जाती है। कार्बोवेज में वाटरी डिस्चार्ज होता है और इरिटेशन। ये तो अक्सर दवाओं में है, कोई ख़ास पहचान नहीं है कार्बोवेज की। अक्सर नज़ले आखिर पे छाती में बैठते हैं और वहाँ होर्सनेस पैदा कर देते हैं, कुछ इरिटेशन पैदा कर देते हैं। अगर दवा सही खाएं तो अल्लाह के फजल से जल्दी ठीक हो जाते हैं। मुझे कल काफ़ी सीवियर अटैक हुआ था गले का, जो ज़रूर फिर सख्त नज़ले में और फिर छाती में नज़ला उतरता है, इस तरह इख्तिताम होता है, और 10-15 दिन लगते हैं ठीक होने में। मगर बर वक्त खुदा के फजल से सही दवाइयाँ खाई हैं, वो एक ही रात में वो दर्द भी गायब हो गई, नाक की तरफ रुझान था वो बड़ी जल्दी कंट्रोल हुआ। सुबह नमाज पे भी ना कोई छींक ना कोई और तकलीफ़, सैर पे भी गया हूँ, और वो छाती की तरफ रुझान आखिरी है मैंने, वो भी मामूली है। तो आवाज़ में आपने देखा होगा इरिटेशन थोड़ी सी है, लेकिन इतना थोड़ा है कि वो लगता ही नहीं कि फ्लू हुआ है या कोई तकलीफ़ गुजरी हो। इसलिए ये ख्याल कि होम्योपैथिक से जादू होगा, कोई तकलीफ़ रहेगी नहीं, बिल्कुल। ये कभी कभी होता है सांस के तौर पर, बाज़ बीमारियों में आम तौर पर तकलीफ़ होती है, मगर आम तकलीफ़ों से बहुत कम। क्योंकि आपके जितने मरीज़ में जो मिलते रहे हैं जैसे सलाना में, वो यही कहते रहे कि हमें पहले जो तजुर्बा था
उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाया करते थे हम और बच्चे। अब हमने जो होम्योपैथी की दवाई ली है खुदा के फजल से 2-3 दिन के अंदर ही बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो ये याद रखना चाहिए, ये एक्सपेक्ट ना करें कि हर दफ़ा उधर दवाई खाई उधर एकदम सब बीमारी गायब, ये हो ही नहीं सकता, कानून कुदरत के ख़िलाफ़ है। लेकिन दूसरे इलाजों के मुकाबले पर निस्बतन सहूलत से वक्त गुजरता है और जल्दी बीमारी ठीक होती है और फिर आइंदा वक्फे लंबे होते हैं। अगर एंटीबायोटिक्स मिल जाएं तो फिर तो वक्फे छोटे होते चले जाते हैं। कल एक पाकिस्तान से केस आया था, बिगड़ा हुआ बेचारे का, सारा निज़ाम बिगाड़ के रख दिया उन्होंने। कोई तकलीफ़ हुई थी उस पर उन्होंने उसको एंटीबायोटिक शुरू कराई जो 1-2 महीने जारी रखी। बाद वहाँ के डॉक्टर भी पागल हैं बिल्कुल, उनके हाथ खुले हुए एंटीबायोटिक के ऊपर। और कहता है वो तकलीफ़ 3 महीने के बाद तकरीबन ख़त्म हुई है तो हर बीमारी लग गई है। कोई भी नहीं जिस जो उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, सारा चेहरा बिल्कुल फक हुआ, रंग उजड़ गया। मैंने कहा अच्छे बड़े हुआ, कहते थे क्या हुआ है? उन्होंने कहा ये वाक़या हुआ मेरे साथ। अब उसका मैंने इलाज शुरू किया, अल्लाह करे ठीक हो जाए। लेकिन जिगर को तबाह करता है ये, ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक जो है जिगर को तबाह कर देते हैं। उसकी भी इलामतें कैंसर वाली शुरू हुई हैं, जिगर की कैंसर वाली। इसलिए मुझे फिक्र पैदा हुई थी, मैंने दवा दी, अल्लाह करे ठीक हो जाए। एलियम सीपा का तो पता ही है ना आपको, क्या है इलामतें? मोटी मोटी 3 इलामतें क्या हैं? छींकें, मगर आंख से पानी ब्लैंड, ना छीलने वाला। दूसरा जो अंदर का पानी है वो तेजी रखता है, खांसी पर खराश पैदा करने वाला। और कान की तरफ नजले का रुझान। और एलियम सीपा की एक इनामत ख़ास ये है कि अंदर की तरफ हुक्स लगती हैं लेरिंग्स में, जैसे कांटा अटकाया हो एक जगह नहीं, बल्कि ये और दवाओं में नहीं मिलता, ख़ास तौर पर एलियम सीपा में मिलता है। कैंट लिखता है कि हुक्स वाली अगर इलामत हो तो दिस ऑलवेज मीन्स एलियम सीपा। इसके सिवा और कोई दवा की तरफ जहन नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एलियम सीपा में मिलती है चीज़। और एलियम सीपा तफसीला से यूँ मिलती है कि गर्म कमरे में इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। रस्टिल्ला खुली हवा पसंद करता है, बाहर फिरना। आर्सेनिक आयोडाइड में भी ये इलामतें मिलती हैं, वाटर डिस्चार्ज और इन चीज़ों के अलावा बाहर की हवा में फिरना, और आराम देता है फिरना रस्टिल्ला में भी। इन दवाओं में काली आर्सेनिक आयोडाइड, पस्टिल्ला, आर्सेनिक और काली हाइड्रेस्टिस, सेबाडिला, इन सब में ज़ीक़ नफ्स होता है, सांस की तंगी, जो अगर सही इलाज ना हो तो फिर दमे में तब्दील हो जाया करती है। बस अगर हे फीवर दमे में तब्दील हो तो फिर पस्टिल्ला से इलाज शुरू होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि सिलीशिया के मुतालिक जो सर्दी के एहसास का तस्वुर है वो इतना ज़्यादा ज़हनों पर छाप बन गया है
कि लोग समझते हैं अगर गर्म मिजाज का मरीज़ हो तो सिलिशिया काम नहीं करेगी। हालांकि पल्स्टिला का मिजाज में गर्मी के बावजूद सिलिशिया काम करती है, और सिलिशिया पल्स्टिला का क्रॉनिक है। पल्स के बाद सिलिशिया काम आता है, बस क्रॉनिक इन मानों में भी बन जाता है कि अगर पल्स्टिला से बुखार ना टूट रहे हों और गर्मी भी हो तबीयत में और तकलीफ़ें इन्फेक्शन की तकलीफ़ें हों जो पल्स्टिला के काबू ना आए, सेप्टिक फीवर्स हो रहे हों, तो अगर बाकी इलामतें पल्स्टिला से मिलती हैं तो आप बेशक सिलिशिया दें। और ये मेरा आजमूदा है, सिलिशिया ज़रूर काम करती है उसमें। पहले मैं बहुत देर रुका रहा, काफ़ी मरीज़ बेचारे इस तरह तकलीफ़ उठाते रहे, फिर मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि क्रॉनिक का ये भी मतलब हो सकता है कि पल्स्टिला जहाँ इलामतें रखती हो और नाकाम हो जाए वहाँ सिलिशिया काम शुरू कर देगी, और वाक़ईतन इसको ठीक पाया है। इसलिए बाकी क्रॉनिक्स में भी आपको इसी उसूल के मुताबिक यानी दवाओं को तजर्बतन इस्तेमाल करना चाहिए। कल जो मैं अरबों की क्लास में चूफ़ी पिला रहा था ना उनको, आज नज़र आई है कपड़ों पे। देखिए सारी फैली हुई है। आसानी से उतर जाती है, ज़रा सा थोड़ा सा खुरचना पड़ता है। काफ़ी फ़र्क पड़ गया माशाल्लाह। ये आराम है, नीचे जो दाग पड़े ना वो अक्सर नजर नहीं आते, मस्जिद जाते जाते लोग ऊपर देख रहे होते हैं इसलिए काफी आराम रहता है इसमें। मैं चूंकि नीचे देख रहा होता हूँ इसलिए मुझे नजर आ रहे होते हैं इसे। बस काफी मिट गए अब। अच्छा जी, जो नज़लाती तकलीफ़ें, इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं ये दुनिया भर में कि इन पर ख़ास तवज्जो देकर कोशिश करनी चाहिए कि तफरीक कर सकें आप, वरना मिलती जुलती हैं सारी दवाएँ इलामतें, और इसमें जब तक ख़ास महारत ना हो उस वक्त तफरीक मुमकिन नहीं। सवाल पूछ पूछ के बड़ा मुश्किल है। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस किस्म का मरीज़ किस किस्म की अदाएँ रखता है, उसका हुलिया कैसा होता है, आँखों पे क्या असर है, बोलचाल की तर्ज में क्या फ़र्क है, और कुछ देर के बाद फिर इलामतें गायब हो जाती हैं और मरज़ बरह रास्त दिखाई देने लगता है। और जब ये हो जाए तो फिर अक्सर इंसान को ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैं बाकायदा मरीज़ देखा करता था, बाज़ दिन में 100 उससे भी ज़्यादा देख लेता था वक्त जदीद में, हालांकि ज़ायद वक्त था। उसकी बड़ी वजह यह थी कि इतनी महारत हो गई थी कि लंबे सवालों की ज़रूरत नहीं होती थी। मरीज़ दाखिल हुआ, उसको दवाई दी, बाद इलामतें बताई कि आपको ये तकलीफ़ है, तो हैरान भी हो जाया करता था कि किस तरह पता लगा, अभी तो मैं बोला भी नहीं था। तो मरज़ चेहरे पे आती ज़रूर है, इसलिए बाज़ डॉक्टर्स, जर्मनी में आजकल ये बहुत पॉपुलर है, यानी हर दिल अजीज़ बात है कि आँखें देख कर वो तशख़ीस करते हैं सिर्फ, और बहुत इसका रिवाज बढ़ रहा है। जब और किसी ज़रिए से तशख़ीस ना हो तो आँखें देखकर वो तशख़ीस करते हैं कि ये बीमारी है। अब मैंने इस मज़मून पे ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे जर्मन के अहमदी जो जानते हैं वो कहते हैं कि बाकायदा ये कोई अताई काम नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल साइंटिफिक तरीका समझा जाता है, और अक्सर उनकी तशख़ीस ठीक होती है। तो आँख भी एक अहम वो आईना है बीमारियों का, जिस तरह रूह का आईना आँख है। इनके देखा देखी पाकिस्तान में भी एक डॉक्टर ने शुरू कर दिया था आँखें देखकर बीमारी। तो वो ये उसमें ये खूबी थी कि कभी दाईं आँख देखता था, कभी बाएं आँख, दाईं आँख से बीमारी है।
इधर वो दाईं आंख देख के जो उसने बीमारियां बताई कि तुम्हें इसकी ये बीमारी है, तो मरीज ने कहा ये पत्थर की आंख है। तो ये भी हो जाता है बाद में। नाक स्टफ हो अगर तो परस्टिला अमूमन जहन में आती है। नक्सवामी का भी स्टफिंग होती है, परस्टिला में भी है। और कौन सी दवाएं हैं जिनमें स्टफिंग होगी? कॉकस में भी होती है, उसका फंदा बन जाता है, उसके बलगम का धागा सा होता है, मगर लिपट के तो वो ब्लॉक कर दिया करता है। और काली बैक्टीरियम में है, बिल्कुल ठीक है। और लैकेसिस में भी है, लैकेसिस में और स्टिक्टा विरोसा में बहुत है नुमाया। और एक दवा ऐसी है जिसके मतलब ताज्जुब है, लेकिन अक्सर उसका दिमाग में नहीं जाता, वो नाजा है। नाजा में भी स्टफ्ड अप नज़ला होता है। और इसकी अलामत यह है कि इन सब दवाओं में नज़ला बहेगा भी तो फिर भी स्टफिंग दूर नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि स्टफिंग में लाजिम नहीं कि नाक ने जम कर बंद किया है, बल्कि अंदर की झिल्लियाँ कुछ फूल कर सुराख को तंग कर देती हैं और नज़ला बहता रहता है और स्टफिंग बंद नहीं होती। उस पर फिर पीर साहब एक चादर लेते हैं, एक केतली और फिर चादर ऊपर ओढ़ के तो केतली नीचे उबालते रहते हैं काफी देर तक। तो यही है ना? हाँ। सुराइनम में स्टफिंग अप नोज की एक ख़ास इलावत ये है कि ये गर्म कमरे में आराम पाता है और खुली हवा में बढ़ता है। पस्टिला में इसके बरक्स है। इस तरह फिर बाद दवाओं को फ़ौरन पता चल जाता है। अगर सर्दी का रुझान हो और नज़ला में किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल वाज़ेह तौर पर ना हो रहा हो तो सुराइनम की खुराक ज़रूर देनी चाहिए। मैंने बाहर देखा है कि बहुत ही मुफीद है। या तो ख़ुद एक ही खुराक मरज़ को दूर करने में मुफीद होगी या उसकी लामतें खोल देता है। और अंदरूनी जिस्म की जो हरारत ग़रीज़ी की कमज़ोरी है उसकी वजह से जो नज़ले का मुकाबला नहीं हो रहा, सुराइनम उसको दूर करने में बेहतरीन है। खा बाकी लामतें हों या ना हों, ये हरारत ग़रीज़ी को एकदम बढ़ाता है और उसके नतीजे में फिर जिस्म के अंदर मुकाबले की ताकत पहले से बढ़ जाती है। नक्सवामिका में भी सुराइनम की तरह नहीं, सारा में बंद कमरे में तकलीफ बढ़ती है। और ठंडी में चेक कर लूँ मैं कहीं गलत तो नहीं कह रहा। ठीक है, यही बात है। खुली हवा में नक्सवामिका में आराम आता है और बंद कमरे में तकलीफ बढ़ती है। और ये अमूमन इसके मिजाज के बरक्स है कि ये ठंडा ठंडा मिजाज का है। नक्सवामिका के मरीज़ को अक्सर सर्दी ज़्यादा लगती है और सर्दी से तकलीफ बढ़नी चाहिए, मगर यहाँ उलट है। और ये सब दवाएं जिनका मैंने जिक्र किया है, इनमें बाज़ दफ़ा मरीज़ सारी रात तकिया भिगोता रहता है ड्रिप के साथ और स्टफिंग में कमी नहीं आती। ये उन दवाओं में है जहाँ बंद कमरे में तकलीफ़ें बढ़ती हैं। रात को नक्सवामिका भी ये होता है, अक्सर रात ड्रिप होता रहता है। फ्लैशेस अगर आए चेहरे पर तो पस्टिला खसूसियत से याद रखनी चाहिए। और ये औरतों की मेनोपॉज की बेहतरीन दवाओं में से है।
एक पस्टिल्ला, एक लेकेसिस और एक बेलाडोना। मैंने पस्टिल्ला को बेलाडोना से मिला के भी देखा है, लेकेसिस से मिला के देखा है, और मेनोपॉज में काफ़ी मुफीद देखा है इनको दोनों को। मम्स की दवा भी है पस्टिल्ला। ख़ास तौर पर यह फ़ायदा इसका है कि ये उसका मेटास्टेसिस नहीं होने देती, यानी मम्स को दूसरी तरफ मुंतकिल नहीं होने देती। और ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये नीचे की तरफ मुंतकिल हो जाएं तो औरतें हों तो वो भी सारी उम्र के लिए औलाद से महरूम रह जाती हैं, मर्द हों तो वो भी सारी उम्र के लिए औलाद से महरूम। और मम्स के जो मारे हुए मरीज़ हैं, शायद ही शायद कोई ठीक हो, अक्सर बिल्कुल डेड एंड बन जाते हैं। हाँ, अगर डॉक्टरी मायने में कुछ बीमार जर्म्स हों, हल्के जर्म्स हों, उनकी रफ्तार कम हो, तो फिर दवा से ठीक हो जाता है खुदा के फजल से। लेकिन जहाँ डेड हो जाएं तो कोई इलाज नहीं, बिल्कुल झूठ है जो कहते हैं, जो उसका कोई इलाज नहीं, कोई मौत का इलाज कोई नहीं। उनके सारे सेल मर जाते हैं अगर बीमारी मुंतकिल हो। दो बीमारियां जो बहुत ख़तरनाक है, एक टाइफाइड और एक मम्स। अक्सर मम्स से होता है ये, क्योंकि हमारे मुल्क में एहतियात कोई नहीं करते और मम्स में खोया फिरते हैं मरीज़। इसके नतीजे में हवा लगी, कुछ सप्रेशन हुआ, फिर दवाइयाँ ऐसी ली जिनसे दबा देते हैं मौके पर मरीज़ को, वो ज़रूर फिर नीचे मुंतकिल होती है। एब्रोटिनम फ़ौरन देनी चाहिए उस सूरत में। पस्टिल्ला अगर दी जाए तो नीचे मुंतकिल नहीं होगी, लेकिन अगर हो जाए तो एब्रोटिनम पहले देनी चाहिए। एब्रोटिनम से ना ठीक हो तो फिर पस्टिल्ला ट्राई करें। पस्टिल्ला में और एब्रोटिनम में एक और मुशाबहत भी है कि इनके जिस्म के दर्द घूमते फिरते रहते हैं, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। पस्टिल्ला में और एब्रोटिनम में फ़र्क यह है कि पस्टिल्ला के दर्द अक्सर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हरकत करते हैं। वॉन्डरिंग उनको कहें भी तो वो एक ख़ास सिम्ट में वॉन्डर करते हैं, अक्सर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। और इसमें एक और दवा भी आपको याद होनी चाहिए, लाक कैनाइनम। लाक कैनाइनम में यही इलामत पाई जाती है और उसमें ये इलामत बहुत तेज़ी से पाई जाती है, यानी तेज़ी के साथ। पस्टिल्ला में इतना तेज़ नहीं होता कि इधर से यहाँ फुदक के उधर चली गई, उधर से फुदक किस तरह चीज़ आ गई। ये टिपिकल लाक कैनाइनम है। लेकिन पस्टिल्ला में निस्बतन कम वक्फा ज़्यादा होता है, फौरी तौर पर नहीं उछलती दर्द। और एब्रोटिनम में हर तरफ घूमते हैं, कभी इस जोड़ में यहाँ आ गए, कभी घुटने में चले गए, कभी टखने में चले गए दर्द, और कभी कमर में बैठे, लेकिन एक जगह टिकते नहीं हैं, बहरहाल बदलते रहते हैं। एब्रोटिनम में बाज़ दफ़ा डायग्नोसिस ही बदल जाता है। आपको पहले बढ़ा चुका हूँ कि बाज़ दफ़ा मर्ज़ की नौयत बदलती हुई मालूम होती है, और जब वो वापस आए तो फिर असल चीज़ की तरफ वापस आती है। एब्रोटिनम को कैंसर के बदलते हुए अदवार में इस्तेमाल करना चाहिए। मसलन हड्डी का कैंसर लंग्स में चला गया, लंग्स का किसी और तरफ मुंतकिल हुआ, फिर आखिर दिमाग पे हमले हो जाते हैं। तो अगर तो सही दवा दी जाए तो अक्सर मेटास्टेसिस नहीं होता। और ये फ़र्क है, मैंने तजुर्बा करके देखा है कैंसर में। मसलन जिनको मैंने लंग्स का रोकथाम के लिए होम्योपैथिक दवा दी, हड्डी के कैंसर की बजाय लंग्स बचे रहे बिल्कुल। लेकिन जिनको रेडिएशन के ज़रिए हड्डी से निकाला है
वो लंग्स पे पहुंच जाता है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो होम्योपैथिक की जो इंतकाल मर्ज़ की दवाएं हैं उनको पेश नज़र भी रखना चाहिए हमेशा, और नए तजुर्बे भी करने चाहिए। बाज़ दफ़ा बिल्कुल नाकाबिल इलाज मरीज़ों में अचानक आपको सही ख्याल आ जाए तो वो दवा काम करती है और आदमी हैरान रह जाता है, मर्ज़ वापस हो जाती है, असल से हटकर अपनी असल जगह पे वापस चली जाती है। असल से हटकर नहीं, यानी दूसरे सानवी मकाम को छोड़कर पहले की तरफ वापस चली जाती है। पस्तिला में मैदा चंद घंटे में ज़्यादा ख़राब होता है, यानी अब खाना खा लें तो 2-3 घंटे के बाद फिर खट्टे डकार और तेज़ाबी हालत और फिर बेचैनी, हवा से भर जाना, ये वक्त लेता है कुछ अर्सा। और नक्शवामिका में भूख की हालत में ज़्यादा तकलीफ बढ़ती है, खाली पेट। और खाने के बाद कुछ आराम रहता है कुछ अर्सा, लेकिन पस्तिला में भूख की हालत में नहीं, खाना खाने के बाद 2-3 घंटे बाद। नक्शवामिका में अक्सर मैंने देखा है अगर तकलीफ बढ़े तो 1 घंटे के अंदर वापस आ जाती है। फिर यानी शुरू में हो, खाने के बाद आराम हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन तकलीफ वापस आ जाती है। इसमें घी और दूध, मलाई वगैरह तो ये हजम कर ही नहीं सकता पस्तिला का मरीज़। और सफरावी मादा बहुत होता है। मुंह खुश्क होने के बावजूद प्यास नहीं लगती पस्तिला में। बाज डॉक्टरों ने ये भी लिखा है अवर्शन टू मीट, बटर, फैट फूड, पॉक एक्सेट्रा। ये अवर्शन ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है अगर ये समझा जाए कि हर पस्तिला के मरीज़ को अवर्शन होती है। बाज़ों का सख्त दिल चाहता है फैट्स खाने को, लेकिन तकलीफ़ देती है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता तबीयत उससे हट जाती है। और बाज़ केसेस में होता है कि पस्तिला के मरीज़ को इन चीज़ों से बेरग़बती नहीं बल्कि एक किस्म की नफरत सी पैदा हो जाती है। और बिलअमूम मैंने जब पस्तिला के मरीज़ देखे वो खाने शौक़ से बलाई वगैरह खाना चाहते हैं, मक्खन, घी, और मगर तकलीफ़ बढ़ने की वजह से इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता उसे छोड़ देते हैं। अब यही दो किताबें अपोजिट बातें भी करती हैं, इसके बरक्स भी। क्रेव्स आइसक्रीम, क्रेव्स पेस्ट्रीज हैं, और वो एक तरफ नफरत है फैटी चीज़ों से, दूसरे क्रेविंग कैसे होगी फिर? आइसक्रीम का तो ये रिवाज है कि ठंडी है क्योंकि वो उसके अंदर गर्मी पाई जाती है, मगर पेस्ट्री का तो कोई जवाब नहीं, लाजमन अवर्शन नहीं है, ठीक है ना। और ब्लोटिंग बहुत होती है, फिर फैट खाएं तो पेट फूल जाएगा, तन जाएगा। पस्तिला में मेंसेस के लिहाज से एक इलामत यह भी है कि बाज़ दफ़ा सारा महीना औरतों को ये एहसास रहता है कि अब मेंसेस आने वाले हैं और आते नहीं। ये बड़ी वो तकलीफ दे इलामत है, टेंटलाइजिंग। हर वक्त जैसे अब आए उसमें थे, अब आएंगे तो आराम होगा, रिलीफ होगा। तो ऐसी सूरत में पस्तिला की 1-2 खुराकें बहुत फ़ायदा पहुँचाती हैं। पस्तिला के असहाल अक्सर लूस और वाटरी होते हैं, और इसकी कब्ज़ पेस्टी और नरम इजाबत वाली कब्ज़ है, और वो थोड़ा थोड़ा
थोड़ी थोड़ी इजाबत होती रहती है। इस किस्म की कब्ज़ है कि खुल के नहीं फिर होती। तो जब असाल होंगे तो वाटरी होंगे और उनमें सब्ज़ी पाई जाती है, जिसका मतलब है कि इन्फेक्शन काफ़ी ख़तरनाक है अंदर। पानी वाले पतले असाल लेकिन सब्ज़ी माइल, जो कई किस्म के बैक्टीरिया की इन्फेक्शन के नतीजे में पैदा होती है। बाज़ दफ़ा बाइल मिलने के नतीजे में सब्ज़ी पैदा हो जाती है। मगर कब्ज़ अजीब सी है इसकी कि पेस्टी थोड़ा थोड़ी इजाबत और उसके बाद ख़त्म। थोड़ी देर के बाद फिर 1-2 घंटे के अंदर फिर ख्वाहिश हो, फिर जाना पड़ेगा, मगर कभी भी पेट खाली नहीं होगा। नक्सवामिका में इसमें फ़र्क यह है कि नक्सवामिका में भी ये होता है मगर नरम नहीं होती इजाबत, गुठलीदार थोड़ी सी इजाबत हुई और वापस आ गए, फिर कुछ देर के बाद फिर हाजत हुई, फिर वापस चले गए। तो ये सारा दिन के 3-4 दफ़ा की विजिट्स का हाल होता है इनका, और इजाबत की किस्म से दोनों पहचाने जाते हैं। और बाज़ दफ़ा पस्टुला की कब्ज़ औरतों में ग्रेफाइट से मिलती है, और दोनों की बाज़ अलामतें मिलती हैं। मेंसेस को कम करना और कॉम्पैक्ट स्टूल हो जाना कब्ज़ के नतीजे में निचली आंत में जमा होना शुरू हो जाता है, और फिर जब आखिर 4-5 दिन की तकलीफ़ के बाद इजाबत हो तो फिर बहुत तकलीफ़ से इजाबत होती है। इसमें और ग्रेफाइट्स में पहचान एक तो ये नुमा है कि ग्रेफाइट्स का मिजाज गर्म नहीं होता, पस्टुला का गर्म मिजाज है। उसमें प्यास का फुकदान नहीं है, इसमें अक्सर प्यास का फुकदान है। पस्टुला की कब्ज़ जब इस हद तक पहुँची और पस्टुला से फ़ायदा ना हो तो सिलीशिया से बसा औक़ात उसको फ़ायदा होगा। इसलिए सिलीशिया की कब्ज़ में ये अलामतें याद रखें। पस्टुला का मरीज़ अगर देर तक स्टूल ना आने की वजह से बहुत बड़े साइज़ का और सख्त और तकलीफ़ दे हो जाए जमा, तो ऐसी सूरत में सिलीशिया की अपनी ज़ात में भी ये अलामत है। सिलीशिया की कब्ज़ बड़ी शदीद होती है, और बच्चों में जिसको हम पंजाबी में किलना कहते हैं, वो स्ट्रेन कहना अंग्रेज़ी में कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, ज़ोर लगाना, बस ज़्यादा से ज़्यादा यही है। पंजाबी में तो ये किलना ही, हाँ। तो फायदा उर्दू में कोई याद है तुम्हें लफ्ज़? बच्चे जोर लगाते हैं, सांस रोकते हैं और उनका चेहरा तमतमा उठता है बाज़ दफ़ा। अब छोटे बच्चों को देखें और फिर भी इजाबत नहीं हो रही, तो इस अलामत में पस्टुला भी मुफीद है और सिलीशिया भी। और बच्चे का मिजाज अगर दर्द वाला हो, नरम हो, तो फिर पस्टुला काम करेगी, वरना सिलीशिया ना काम करे तो फिर क्या है, वेरेट्रम एल्बम। एक बात कैंट ने ये लिखी है कि जो मैंने कभी देखी नहीं गौर से, नहीं, डायरिया और बाउल सिम्टम पस्टुला में शाम को ज़्यादा होती हैं, और नज़लाती तकलीफ़ें जैसे मैंने बयान की है सुबह के बहुत ज़्यादा। ठीक है। और एक और चीज़ बताई थी आपको पस्टुला की शाम को ज़्यादा होती है, वो क्या थी? हाँ, उदासी। अक्सर कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों को वो भी हेमोराइज भी हो जाते हैं, वो गालिबन जोर लगा लगा के आस्ते आस्ते वो फिर किनारे फूल जाते हैं रगों के, बवासीर कहते हैं जिसको। काफ़ी पुरदर्द इसमें बवासीर होती है पस्टुला में, और इसका और अमोनिया कार्ब का फ़र्क ये है कि
बजाय इसके पल्स्टिला को जैसा कि आना चाहिए, पल्स्टिला सीधा लेटे सख्त चीज़ पर तो आराम आता है, मगर इसमें एमोनियम कार्ब को ये अलामत मिली हुई है कि अगर मौके पर दर्द हों बवासीर के मौके, तो सीधा सख्त चीज़ पर लेटे तो उनको आराम मिलता है। तो उसको कंफ्यूज ना करें पल्स्टिला से, ये वो टिपिकल एमोनियम कार्ब की अलामत है। अगर जलन बहुत हो तो आर्सेनिक और काली कार्ब दोनों में बहुत जलन पाई जाती है और दोनों मुफीद हैं हेमोरॉइड्स में। अगर ऐसा हो जैसे छोटी छोटी वो फटियाँ सी या किरचियाँ जैसी फंसी हुई हैं, और वो एक चीज़ में बहुत नुमाया अलामत है, किसमें है वो? ईस्कुलस। और फ़ौरन बोला कि बाकियों का ध्यान लेना होता है, तो आप एक सही में बता देते हैं। माशाल्लाह काफ़ी माहिर हो गए हैं इस बात के। और अगर दर्द ख़त्म ना होने में आए तो इसकी कौन सी दवा है जो उस वक्त अक्सर मुफीद देखी गई है? हैं? पियोनिया। PAE इकट्ठा है और फिर O और NY पियोनी, बाद जगह पियोनिया लिखते हैं। मैं क्या मेरे डब्बे में तूने पियोनी रखी है कि नहीं? हैं? अच्छा, तुम्हें कभी नहीं भी बहुत सी जरूर रख ली। अच्छा, अच्छी सेहत है लाइफ से। पल्स्टिला की एक इलामत है जो इससे कैंथरिस से मिलती है, मगर अगर आप गौर नहीं करेंगे, कैंथरिस का फ़र्क नहीं समझेंगे, तो पल्स्टिला की बजाय कैंथरिस दे देते हैं। हालांकि वहाँ कैंथरिस काम नहीं करती, कई दफ़ा मैंने देखा है। वो ये है कि इसमें पेशाब थोड़ा सा भी हो तो हाजत पैदा होती है और मामूली जलन होती है उसमें, इसलिए बार बार या बाज़ दफ़ा इतनी खफी जलन है कि मरीज़ को पता नहीं लगता। अगर वो गौर करेगा तो समझ आएगी कि पेशाब में जो बेचैनी थी वो एक दबी दबी सी जलन थी। ये कैंथरिस की अलामत नहीं है। कतरा कतरा यानी कतरा बिल्कुल तो नहीं, मगर थोड़ा सा पेशाब आधे घंटे के अंदर जितना भी जमा हुआ है वो निकाले बगैर चैन नहीं आएगा मरीज़ को, और जलन का एहसास नुमाया नहीं होता। तो पल्स्टिला इसमें मुफीद है। कैंथरिस आप देखें कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। कैंथरिस की अलामत है बहुत तेज़ जलन और अंदर इन्फेक्शन है, यूरिथ्रा में स्पॉट्स हैं जो जलते हैं, और वो पल्स्टिला की इस अलामत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बीमारी गॉल ब्लैडर की ना, इसकी यूरिनरी ब्लैडर की बीमारी है, या प्रोस्टेट से शायद हुई हो, मगर ज़्यादातर यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब जो है वो बेचैनी पैदा कर देता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो ट्यून उसको बनाया हुआ कंप्यूटर के ज़रिए अल्लाह मियां ऐसा कि उसको पता है कि कितनी मिकदार में संभालूं तो फिर मुझे पेशाब करना चाहिए, इसलिए हर वक्त पेशाब के भरने का एहसास रखता ही नहीं वो। एंड जब थ्रेशोल्ड आएगा उस वक्त वार्निंग देगा कि अब मुझे खाली होना चाहिए। ये थ्रेशोल्ड बिगड़ जाता है यूरिनरी ब्लैडर का, और उसकी वजह वो मादे की अंदर अपना तकलीफ दे कोई चीज़ शामिल होती है पेशाब के अंदर, जो उसको ट्रिगर ऑफ कर देती है इस ख्वाहिश को, और जब एक दफ़ा ट्रिगर ऑफ हो जाए तो फिर रोकना मुश्किल है, जैसे गोया कि बहुत सख्त पेशाब आया हो। ऐसे मरीज़ बात कहते हैं कि हमें आधे घंटे बाद दौड़ना पड़ता है उठ के। एक जोनी में बेचारे बुजुर्ग मिले थे, कहते मेरी तो नींदें हराम हो गई हैं रात की, नामुमकिन है कि आधे घंटे से ज़्यादा मैं रिटेन कर सकूं, सोते में बड़ी शदीद घबराहट होती है, दौड़ के जाता हूं
अब मुझे अब याद नहीं वो ठीक हुए थे कि नहीं, मेरा ख्याल है हो गए थे उनको मैंने, मगर पल्स्टिला नहीं दी थी, उनको और दवा दी थी। पल्स्टिला में ये बात है, इसलिए इसको मैं याद ज़हन नशीन करा रहा हूँ कि ऐसा कभी मरीज़ आए तो पल्स्टिला की तरफ ध्यान जाना चाहिए। खून भी आता है इसके बाद पेशाब में। एक इलामत पल्स्टिला में दी हुई है जो मैंने बिलअमूम मुफीद पाई है बच्चों के रात के पेशाब की बीमारियों में। इसमें लिखा है कि बाज़ औरतें खुसूसत से अगर करवट पे लेटी रहें तो सारी रात भी उनको पेशाब की हाजत नहीं होगी, लेकिन जब भी वो कमर के बल लेटें, पीठ के बल, तो फिर उनको बड़ी जल्दी उठना पड़ेगा। और अक्सर वो बच्चे जिनको दुआएं काम न दें और रात को पेशाब की आदत हो, उनमें मैंने ये नुस्खा बनाया है, लेकिन पल्स्टिला पड़े बगैर वैसे ही दिमाग में मेरे आता कि अक्सर वो जब सीधा लेटें तो फिर पेशाब खता होता है, और अगर करवट पे रहें तो नहीं होता। उसकी कुछ और भी वजह हो सकती है, हो सकता है कुदरती दबाव जो हैं उसकी वजह से उनको वो पैसे खुद ब खुद बंद हो जाता हो, लेकिन उनका इलाज मैंने ये बताया है बच्चों को कि पीछे नाले के अंदर मोटी सी गांठ दे दें, दोरी तेरी, और जब भी वो बैक की तरफ जाएंगे तो आँख खुल जाएगी, इसलिए बगैर इल्म के ख़ता नहीं होगा। उस वक्त मेरे जहन में मुझे इल्म नहीं था कि पल्स्टिला में, अब मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे पता लगा है कि पल्स्टिला में ख़ास तौर पर यह टिपिकल इलामत है। इसलिए अगर पल्स्टिला को भी ट्राई किया जाए रात के पेशाब में तो हो सकता है मुफीद साबित हो। इसके अल्फाज, शी मे गो ऑल नाइट विदाउट यूरिनेटिंग बट द मिनट शी टर्न्स ऑन हर बैक शी इज अवेकन्ड बाय द डिजायर टू यूरिनेट, और फिर वो जल्दी करती है, दौड़ती है फिर वो। और अगर इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो खांसने पर या छींक लेने पर या हंसी पर, तो उसमें भी पल्स्टिला मुफीद है। और ये है अक्सर बीमारियां औरतों की ही, ये जो वाक़यात पेश आते रहते हैं हंसी के साथ, ये ख़वातीन की कोई कमज़ोरी है, और पल्स्टिला का जो ख़वातीन से ताल्लुक़ है इसलिए ये उनके लिए बहुत मुफीद होती है। इसके अलावा कुछ रात की बीमारी, पेशाब की बीमारियों में एक चीज़ याद रखनी चाहिए, कॉस्टिकम और सीपिया, ये भी अच्छी हैं, मगर अगर रात के पहले हिस्से में पेशाब आए, यानी सोने के जल्द बाद घंटे डेढ़ घंटे के अंदर अगर बच्चों का पेशाब खता हो तो उसमें कॉस्टिकम या सीपिया दोनों मुफीद हैं, दोनों को ट्राई करके देखना चाहिए। ब्राउनिया बहुत अच्छी दवा है अगर इसकी इलामत ये हो कि जब तक बैठा रहे पेशाब ना आए, और बाज़ लोग दफ्तरों में लंबा बैठते हैं उनको नहीं होता, लेकिन यूं ही उठे पेशाब का दबाव हो जाता है एकदम, और चलने के साथ फिर कंट्रोल नहीं रहता। खड़े खड़े कंट्रोल कर सकते हैं, चलते हुए कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इलामत टिपिकल ब्राउनिया की है, और ब्राउनिया को आप अक्सर इसमें मुफीद देखेंगे, इसलिए ये याद रखने वाली चीज़ है। नज़लाती तकलीफ़ों की तरह पेशाब की तकलीफ़ें भी अक्सर रोज़मर्रा आपके सामने आती रहेंगी, और ये छोटी छोटी जो चीज़ें बहुत तंग करती हैं, उस वजह में सही दवा नहीं आती, लेकिन ये फ़र्क आपको रखने चाहिए। रात के पेशाब में पल्स्टिला किस मौके पर काम आती है, ख़ास तौर पर पीठ के बल लेटने से। सीपिया और कॉस्टिकम जब पहली रात का हो, और नेट्रम्योर और काली फॉस मिलाकर देने से भी
बाज़ दफ़ा मुफीद रहती है जहाँ और काम न दें दवाएँ। और ब्राउनिया को याद रखें, इसका बैठे रहने से अगर तकलीफ़ ना हो और घंटों बाद लोग बैठते हैं उनको कोई पेशाब की हाजत नहीं होती है, जो ही खड़े हुए हाजत ज़ोर से शुरू हो जाती है और मालूम होता है खड़े होने से नीचे की तरफ खुद ब खुद गिरता है पेशाब और फिर जहाँ पहुँचता है मसाने में तो वहाँ तकलीफ़ बढ़ा देता है, या मसाने से नीचे आता है तो उस वक्त तकलीफ़ बढ़ाता है। लेकिन एक और अलामत ब्राउनिया की यह है कि जब वो चलता है तो ड्रिबल करना शुरू कर देता है पेशाब। खड़े हुए रुका रहेगा, जो ही चला ड्रिबल करना शुरू हो जाता है, उस पर फिर उसको कंट्रोल कोई नहीं होता। इसमें ब्राउनिया नहायत मुफीद दवा है। और अगर मोशन से आराम आए, बाज़ लोगों को खड़े बैठे बैठे खड़े खड़े शदीद होती है हाजत पेशाब की, जोर लगाते हैं, यूँ करके रुख बदलते हैं और चलना शुरू करें तो आराम आ जाता है, जल्दी से उठ के फिरेंगे तो कुछ थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। ये रेस्टॉक्स की अलामत है और दोनों मुफीद हैं अपनी अपनी जगह पे, यानी फर्जी दवाएं नहीं, बहुत ठोस काम करने वाली दवाएं हैं। स्टिल्ला किस में जाएगी, ब्राउनिया में या रेस्टॉक्स में? पेशाब के जो कंट्रोल का जहां तक ताल्लुक है तो स्टिल्ला को आप किस दवा के मुशाबे बनाएंगे, ब्राउनिया के या रेस्टॉक्स के? आप बताएंगे और वोट हो जाएगा वोटिंग जी। होम्योपैथिक इलाज करने वाली हमारी जैसे कि काफी कामयाब रही है माशाल्लाह। तुम बताओ अल्फा, किस खाते में डालोगी? हरकत से उसका तकलीफ, चलने से और हरकत से आराम होता है। आराम से तो स्टिल्ला को जी हरकत से आराम आता है, रेस्टॉक्स को भी हरकत से आराम आता है। इसलिए वो मरीज जो मैंने जिसका नक्शा खींचा था कि बैठे हुए बहुत बढ़ गया है और थोड़ा सा चले फिर रिलीफ हो जाएगा उसको, इसमें रेस्टॉक्स और पल्स्टिल्ला दोनों मुशाबे हैं। ब्राउनिया को चलते ही तकलीफ बढ़ जाती है और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कंफ्यूज तो नहीं रहे अब आप? हैं बताएं आगे आंखों से जी कंफ्यूज बड़ा नजर आता है माशाल्लाह। इसमें यह कि जो खांसी करते हैं या जब खांसी करने से जी हरकत होती है और चीज है। अच्छा, वो अंदरूनी हरकत और चीज है, ये कंफ्यूजन है। ठीक है, बैरूनी मोशन की बात हो रही है, उसको चलना चाहिए। बाद अब डॉक्टरों ने नखरे भी कुछ ज़्यादा शुरू किए हुए हैं और एक लिखा है कि बालों को स्लो मोशन से आराम आता है। अब ये कौन ढूंढे, कौन पूछे, कौन ढूंढे? अब हल्का चले थे या तेज चले थे ये बताए और किसी मरीज को नहीं याद रहता है ये हल्के से आराम आया था तेज से आया था। और उसमें दवाएं हैं फेरम फास्ट मोस्ट स्ट्राइकिंग। कुछ दवाएं हैं जो हर इमोशन से आराम पाती हैं, उनमें ब्रोमीन और आर्सेनिक। लेकिन कभी भी नहीं आपको अंदाजा होगा, मुझे नहीं ख्याल इस अलामत के जरिए आप कभी ब्रोमीन या आर्सेनिक तक पहुंच सकें। पस्टिल्ला में रस्तक से जो मिजाज मुशाबे है वो नमी के लिहाज से भी मुशाबे है। अगर नमी हो मौसम में और बाज़ दफ़ा बेहतियाती से पाँव खुले रह जाते हैं, जुराबें पहनने की आदत हो इंसान उतार दे
तो उससे जो नज़ला शुरू होता है और नज़लाती तकलीफ़ें, उसमें पल्स्टिल्ला भी मुफीद है, डलकामारा भी बहुत मुफीद है। और डलकामारा को लोग कम इस्तेमाल करते हैं। एक दफ़ा मैंने कह के शुरू कराया था, काफ़ी मुफीद दवा है। जब मौसम बदलने पर, ख़ास तौर पर अगर गर्मी बरसाती मौसम हो, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी हो, तो उसमें डलकामारा बेहतरीन काम करती है। इसके नतीजे में सप्रेशन ऑफ मेंसेस भी हो जाया करता है। जब पाँव भीगे हुए हों और ठंडे हो जाएं, उसमें पल्स्टिल्ला काम करेगी। मिसकैरेज की टेंडेंसी दूर करने में, फॉल्स कंसेप्शन, बहुत औरतों को फॉल्स कंसेप्शन होती है और फॉल्स कंसेप्शन में मोल्स वगैरह भी शामिल हैं। यानी बाकायदा बच्चा बनने के बजाय कोई गुठली सी चीज़, गुठली जैसी बन जाती है और डेड चीज़ है वो, उसको मोल्स कहते हैं हमारे होम्योपैथिक टर्म में। डॉक्टरी में क्या कहते हैं, क्यों जी बता रहा, वो कंसेप्शन जिसमें शुरू से ही नॉर्मल बच्चे का आगाज होने की बजाय एक मरी सी चीज़, लोथरा सा बनता है सिर्फ, वो आगे डेवलप नहीं होता। फिर हमारी इस तरह में उसको मोल कहते हैं। हाँ है ना कोई डॉक्टर साहब, आपको याद है? गुच्छा सा बन जाता है ऐसे डॉक्टर। हाँ बिल्कुल। अब जो ज्यादा ताज़ा इस तरह याद है वो रमला को याद है, हैं? वो नहीं आई आज। अच्छा हैं, देखा डॉक्टर साहब यार, माशाल्लाह, जिंदाबाद डॉक्टर साहब। ये वहाँ बेकार बैठे हुए हैं ना जैसे पर यही बातें सोचते रहे। चलो बहुत खतरनाक नजारा था। 732 पेशेंट देखे मैं ऐसे खतरनाक। अच्छा, वो ऐसे ज्यादा खतरनाक नहीं थे, काफी बोझ उठाया। नहीं वैसे तो कह रहा हूँ, मैं तो जब भी देखे आपके क्षमा खाली देखा है, मेरी खिड़की से नजर आता था। तो पता क्या हुआ, कल मैंने आधा घंटा वॉच किया कि कोई मरीज आ जाए उस खेमे में। आपके खेमे के सामने लाइनें लगी हुई थी, उनका बड़ा खेमा लिया, खाली खल करता, एक भी मरीज नहीं आया। इन्होंने अच्छा कर्तव्य किया कि अंदर से डॉक्टर थे, बाहर पेशेंट थे, अंदर पेशेंट और डॉक्टर दोनों अंदर जगह बनी हुई। निकलते क्यों से मैं समझा, मैं तो दोनों तरफ हूँ, वहाँ बात ठीक होगी। काफी वैसे डॉक्टरों को भी ये साथ खा के काफी मरीज उन्होंने संभाले अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर कह रहे थे कि हमारे तो अक्सर डॉक्टर ज्यादा होते थे, मरीज कम आते थे, तो हम सारे बढ़ जाते थे मरीज। कहते एक दफा ये हुआ कि 6 डॉक्टर 1 मरीज। हुआ ऐसा कभी? क्या ब्लड प्रेशर चेक करते थे और ये वाला काम। हाँ, ये काम बड़ा अक्सर जाने वाले, ये मुझे ये भी बताया था कि एक डॉक्टर साहब ने, अक्सर हमारे पास जो मरीज आते थे वो ब्लड प्रेशर टेस्ट या और आलों के जरिए टेस्ट कराने के लिए आया करते थे, और आमतौर पर आप रेफर करते थे उनको होम्योपैथ, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराओ जाके। तो वो बजाय इसके डॉक्टर बने, वो क्लिनिकल लेबोरेटरी बनी हुई थी। बाद मरीजों का सब कुछ ठीक होता था, तो फिर डॉक्टर को पता वो तसल्ली के लिए हमारी तरफ भेज देते थे कि अब आप इन्हें कोई दवाई दे तसल्ली हो जाएगी। अच्छा जी, ऐसे भी हुआ, लेडीज भी। एक खातून आई, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक, सब कुछ ठीक, लेकिन वो कहे मेरा तो दिल घट रहा है। उन्होंने कहा आपका सब कुछ नॉर्मल है, तो हमने उसे कार्बोवेट की खुराक दी, वो चली गई ठीक ठाक जी। अमीर ये तो होता है, अभी भी अस्पताल से भी लोग आते हैं, हॉस्पिटल सब टेस्ट करके कहते हैं तुम ठीक हो, और मरीज का बुरा हाल हो रहा था अंदर से, वो बेचारा क्या करे। मेरे पास भी आते रहे ऐसे मरीज, उनको जब सही दवाई दें तो ठीक हो जाते हैं। बाद में वो सब्जेक्टिव सिम्टम्स होती हैं,
लेकिन जहाँ तक मरीज का ताल्लुक, उसको से क्या गरज है, असल बीमारी है कि नहीं, तकलीफ तो दूर होनी चाहिए बहरहाल। इसमें मेंस्ट्रुअल कॉलिक बड़ा सख्त होता है। पस्टिला में जब मेंसेस का कॉलिक हो तो बड़ा शदीद कॉलिक होता है, और जिनको हैबिचुअल हो उनके लिए नेट्रिमोर बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि पस्टिला का क्रॉनिक है। लेकिन कभी कभी होने वाला जो कॉलिक है उसमें पस्टिला मुफीद है। और इसमें आपको कैलकेरिया फॉस भी याद रखनी चाहिए। अगर नौजवान बच्चियों में हो जो छोटी उम्र से बलूगत की उम्र में दाखिल हो रही हों, उनके लिए कैलकेरिया फॉस भी बहुत अहम दवा है। प्रोलैप्स में कौन कौन सी दवाएं आपको याद आएंगी? क्यों जी? सीपिया का कोलोफाइलम। बिल्कुल ठीक है। और पस्टिला, सीकेल, नेट्रिमोर, नक्समोमिका, बेलाडोना, कोलोफाइलम, हैं बता चुकी हैं आप? हाँ ठीक है। ये सारी दवाएं ये प्रोलैप्स की दवाएं हैं, लेकिन इनकी तफरीक करनी पड़ेगी नाम से देख के। और इसी तरह वो है एक और दवा बड़ी इफेक्टिव, कोलोफाइलम भी है, मगर वो ज़्यादातर अंतड़ियों से ताल्लुक़ वाले प्रोलैप्स में काम आती है। इसमें ऑर्थो वाले में इसमें काम हेलोनियस बहुत अच्छी दवा है। बाज़ दफ़ा अगर बच्चा ना भी हो तो बाद औरतों के दूध उतरने लगती है, बीमारी है एक, उनके लिए पस्टिला अच्छी है। और पस्टिला के अलावा एक और दवा मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत नुमाया है, बिल्कुल ठीक है माशा, मर्क्यूरिस में देखें कि याददाश्त माशाअल्लाह सबसे अच्छी है। साइक्लेमन और मर्क्यूरियस दोनों में ये अलामत है कि बच्चा ना भी हो, यानी वलादत हो या प्रेगनेंसी, दोनों में से कुछ ना हो, और फिर भी दूध उतरे, तो एक बीमारी है जिसका इलाज पस्टिला, साइक्लेमन और मरकरी। रात के वक्त खुश्क खांसी, वो तो मैंने बताया शाम की खुश्की का हिस्सा ही है जो चलती है कुछ देर। रीढ़ की हड्डी के कर्वेचर में ये दवा मैंने इस्तेमाल करके देखी है, बच्चों में ख़ास तौर पर उसमें मुफीद है ये दवा। बाज़ दफ़ा बौने से होते हैं बच्चे और उनकी रीढ़ की हड्डी में खम पड़ जाते हैं, और कुबड़ों की भी ये दवा है पस्टिला। रीढ़ की हड्डी के मसल्स को ताकत देकर तो उनको खड़ा कर देती है और दोनों तरफ से तनाव को बराबर करती है। वेरिकोज वेन्स में कौन कौन सी दवाएं पढ़ाई हैं आपको? ऑल फ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और हेमामेरिस भी, और ये जो है इस्कुलस, ये बहुत अहम दवा है। आर्निका भी। वेरिकोस वेन्स तो बहुत तंग करती हैं औरतों को खासतौर पर, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रेशर की वजह से बाज़ दफ़ा वो थोड़ा सा खून की नाली में ब्लॉकेट भी बन जाता है। उसके बाद जो तकलीफ़ हो वाइट लेग की या इसकी खून की झिल्लियाँ बन जाती हैं ऊपर, जिसको वेरिकोस वेन कहते हैं। ये होता है खून की झिल्लियाँ सी सतह पर आकर तो वो फिर भर जाती हैं खून से, उस पर दर्द शुरू हो जाता है और बढ़ती जाती हैं। बाज़ दफ़ा फिर उसके नतीजे में क्लॉट बन जाता है। काफ़ी तकलीफ दे बीमारी है। वेरिकोस वेन का तर्जुमा क्या है डॉक्टर साहब? हाँ क्या?
क्या क्या कहा था आपने? हाँ? सबस सबस रगे नीली वही कोई बीमारी जिसमें जिस्म के एक हिस्से पर जिल्द पर रगों का जाल बन जाता है, नीली रगों का, वरीदों का, और फूल जाती हैं वो, और काफ़ी बाज़ दफ़ा उसमें ब्लीडिंग भी होती है, बाज़ दफ़ा वहाँ नासूर बनने शुरू हो जाते हैं। बहुत तकलीफदेह बीमारी है, और पाँव और टांग, पिंडलियाँ और टांगें, यहाँ तक ज़्यादा इसका जोर होता है। और अक्सर ये बच्चों हमल के बाद की तकलीफ़ें हैं औरतों की, जो इसमें ये बाज़ औरतों में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके लिए मैं आपको काफ़ी दवाएं पहले पढ़ा चुका हूँ, आज भी बताई हैं। इस्कुलस भी अगर ऐसा एहसास हो कि वो गलने सड़ने वाली हैं, पीप बनने वाली है और ना बने, तो फिर इस्कुलस दवा है, वरना ये पस्टिला वगैरह दूसरी दवाएं ये सब काम आती हैं। अगर मैदा ख़राब हो और दमा वो मलेरिया हो, उसमें पस्टिला मुफीद है। और इसकी पहचान ये है कि अक्सर पस्टिला के मरीज़ को प्यास नहीं होती, लेकिन मलेरिया में सर्दी से पहले सख्त प्यास लगती है, और एक दफ़ा सर्दी शुरू हो जाए और बुखार चले, फिर प्यास बिल्कुल बंद। और सर्दी से पहले गैर मामूली तौर पर हो, जो आमतौर पर मरीज़ की आदत ना हो, उसमें फिर पस्टिला मलेरिया की निशानी बन जाती है। ठीक है, वक्त हो गया। ये आखिरी मुट्ठी है ये आपकी? अच्छा जी, बाकी फिर इंशाल्लाह कल भी ना, कल तो जुमा है, बाकी अगले साल अगले हफ्ते पस्टिला ख़त्म हो गई है, बाकी अब इंशाल्लाह अगली जुमा है। अस्सलाम वालेकुम।